जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। मतलब एक बहुत बड़ा और चकाचौंध से भरा हुआ कोई मूवी सेट है। चारों तरफ लाइटें जल रही हैं और हजारों लोगों की भीड़ है। कैमरे रोल हो रहे हैं और लोग अपनी अपनी धुन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही बिजी माहौल। हाँ, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के कोई मेन स्विच ऑफ कर देता है। पूरी घाटी में एक पल में घना अंधेरा छा जाता है। और एक बहुत ही डरावना सन्नाटा। एग्जैक्टली। और सबसे भयानक बात तो ये है कि वो लाइट फिर कभी वापस नहीं आती। मतलब वो जो सन्नाटा है ना, वो एक स्थायी हकीकत बन जाता है। ये तो वाकई बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। है ना? तो आज हम एक ऐसी ही जगह की बात कर रहे हैं जिसकी लाइटें अचानक हमेशा के लिए बुझा दी गईं। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है कश्मीर घाटी का वो हिस्सा जिसे दुनिया एक सुरक्षित पनाहगाह मानती थी। आप पहलगाम की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पहलगाम। आज हमारे पास एक बहुत ही अहम लेख है। ये पत्रकार पीरजादा आशिक द्वारा लिखा गया है और इसका शीर्षक है इन पहलगाम रेजिलियंस फॉल्टर्स। बहुत ही गहरी रिपोर्ट है ये। बिल्कुल। और देखिए, आज 22 अप्रैल 2026 है। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 22 अप्रैल 2025 को बैसरन के खूबसूरत घास के मैदान में 26 निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सही कहा। तो इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि उस एक दिन ने कैसे वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और पीढ़ियों से चली आ रही आम इंसान की सहन शक्ति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात शुरुआत में ही साफ कर देना बेहतर होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जी, जब हम ऐसे संवेदनशील और संघर्ष वाले विषयों पर बात करते हैं तो जाहिर है कि उसमें सरकारी नीतियों और सुरक्षा के कड़े फैसलों का जिक्र आएगा। स्थानीय नेताओं की आलोचनाएं भी सामने आएंगी। लेकिन सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी राजनैतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ उस जमीनी हकीकत को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो इस स्रोत में दी गई है। एकदम सही। हमें बस ये समझना है कि जब नीतियां और मानवीय भावनाएं जमीन पर टकराती हैं तो असल में होता क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, इस त्रासदी की असली गहराई को महसूस करने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस पहलगाम की तरफ जो कभी खुशहाली का प्रतीक था। हाँ, उसके बिना हम आज के इस दर्द को नहीं समझ सकते। मैं सोच रहा था उस दौर के बारे में जो 1975 से लेकर 88 के बीच का था। वो घाटी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं थी, है ना? अरे वो दौर तो पहलगाम का एक तरह से सुनहरा दौर था। अगर आप उस समय की बात करें तो पहलगाम बॉलीवुड फिल्मों के निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हाँ, मैंने भी पुरानी फिल्मों में देखा है। बिल्कुल। ये वो समय था जब घाटी को सिनेमाई रोमांस और शांति के एक बहुत बड़े कैनवस के रूप में देखा जाता था। लोगों के जहन में पहलगाम का मतलब था सुकून और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। एक ऐसी जगह जो बाहर की दुनिया की हिंसा और शोरगुल से पूरी तरह छूती हो। एग्जैक्टली। और यही वो सुरक्षित पनाहगाह वाली छवि थी जो पीढ़ियां तक बनी रही। लोग वहां अपनी चिंताएं भूलने जाते थे। लेकिन मैंने इस रिपोर्ट में जो आंकड़े देखे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। मतलब मुझे पता था कि पर्यटन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हकीकत कितनी भयानक है ये नहीं पता था। जरा उन आंकड़ों पर रोशनी डालिए। आंकड़े असल में डराने वाले हैं। देखिए, अगर हम 2021 से 2024 के बीच की बात करें तो पहलगाम में टूरिज्म अपने एकदम चरम पर था। पीक पे था, बिल्कुल। जी, इन 3-4 सालों में लगभग 26 लाख पर्यटकों ने वहां का दौरा किया। 26 लाख? बाप रे। हाँ, 26 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन 2025 में उस हमले के बाद ये संख्या आधी से भी कम होकर महज 11 लाख रह गई। 26 लाख से सीधे 11 लाख, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। और ये तो सिर्फ पर्यटकों की कुल संख्या है। अगर हम ऑक्यूपेंसी यानी होटलों में ठहरने वाले लोगों की बात करें तो तस्वीर और भी खौफनाक है। रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है? लेख में पहलगाम होटल्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद बुर्जा का एक बयान है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में उस भयानक घटना से ठीक पहले वहां के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी थी। मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल। और आज वो ऑक्यूपेंसी गिरकर 5% से भी कम रह गई है। 100% से सीधा 5%? जी हाँ। मतलब ये तो किसी अर्थव्यवस्था का धीमा पतन नहीं है, ये तो सीधा क्रैश है। अगर मैं एक होटल मालिक हूँ तो मेरे 100 कमरों में से 95 कमरे पूरे साल खाली पड़े हैं। और उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? उनको मजबूर होकर अपने 50% से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है। हे भगवान,
50% स्टाफ बेरोजगार हो गया। और जो बेसरन का मैदान है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था और जहां उस दिन वो नरसंहार हुआ, वो आज भी या तो बंद है या वहां जाने पर इतने कड़े प्रतिबंध है कि कोई जाना ही नहीं चाहता। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब आमतौर पर जब हम किसी जगह पर ऐसा अचानक पतन देखते हैं तो वो सिर्फ डर का नतीजा होता है क्या? आपका मतलब है कि क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक है? हाँ, मतलब क्या ये ताश के पत्तों के महल की तरह है कि एक पत्ता गिरा और पूरा का पूरा सिस्टम ही कह गया? क्योंकि होटल खाली हैं तो सिर्फ मालिक का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? यही सबसे अहम बात है समझने वाली। ये सिर्फ मुनाफे और नुकसान की बात नहीं है, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। वो कैसे? देखिए, पहाड़ी इलाकों में पर्यटन कोई एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है, ये एक जाल है जिसमें हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। जब 100% ऑक्यूपेंसी 5% पर आती है तो सिर्फ होटल खाली नहीं होते। जो वेटर नौकरी से निकाला गया वो अब पास के राशन वाले से सामान नहीं खरीदेगा। हाँ। जो टैक्सी ड्राइवर पर्यटकों को घुमाता था, उसकी गाड़ी खड़ी हो गई तो वो मैकेनिक के पास नहीं जाएगा। सही बात है। और वो जो घोड़े वाले होते हैं, उनका क्या? बिल्कुल, जो टट्टू या घोड़े वाले पर्यटकों को बैसरन ले जाते थे, उनकी तो पूरी की पूरी आजीविका ही शून्य हो गई। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम पंगु हो गया है। एक झटके में हजारों परिवारों के घरों का चूल्हा बुझने की नौबत आ गई है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ। और ये दर्द बहुत गहरा है। और जाहिर है जब कोई अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से ठप हो जाए तो प्रशासन हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठेगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। उसे उबारने के लिए पैसा डाला जाएगा। और यहीं से इस रिपोर्ट में एक नया और बहुत ही अजीब मोड़ आता है। केबल कार प्रोजेक्ट वाला मोड़। जी हाँ, इस खालीपन को भरने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रही है। 120 करोड़ रुपए का नया केबल कार प्रोजेक्ट। जी, एक बहुत बड़ा निवेश है ये। अब मुझे एक बात समझाइए, आमतौर पर किसी भी संघर्ष वाले या कमजोर इलाके में अगर कोई 120 करोड़ रुपए का नया निवेश करे तो लोग खुशियां मनाते हैं ना? जाहिर है, लोग सोचते हैं कि चलो कुछ तो विकास हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि लोग इस केबल कार से खौफ खाए हुए हैं। ये क्या विरोधाभास है? विकास से लोगों को डर क्यों लग रहा है? ये विरोधाभास ही इस पूरी स्थिति की कड़वी सच्चाई है असल में। अगर आप इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के नजरिए से देखें तो उनका तर्क बहुत सीधा है। उनका क्या सोचना है इस पर? उनका मानना है कि पहलगाम के बुनियादी ढांचे में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। उन्हें लगता है कि केबल कार बनने से पर्यटन आधुनिक होगा और जो हाई एंड या अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हैं वो वापस लौटेंगे। मतलब सरकार के लिए ये एक समाधान है? हाँ, उनके हिसाब से ये जगह 21वीं सदी के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे वो टट्टू वाले या जो एटीवी चलाते हैं, उनके लिए तो ये केबल कार समाधान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप जरा उनके नजरिए से सोचिए। उनका पारंपरिक काम है पर्यटकों को पहाड़ियों पर ले जाना, उसी से उनके घर का खर्च चलता है। हाँ। अब अगर एक मशीन आ जाएगी जो लोगों को कुछ ही मिनटों में सीधे ऊपर पहुंचा देगी, तो कोई टट्टू वाले को क्यों पूछेगा? कोई एटीवी क्यों किराए पर लेगा? सही बात है। उनके लिए तो ये आधुनिकीकरण एक तरह से उनकी आजीविका के लिए मौत की घंटी है। एग्जैक्टली। उन्हें डर है कि इस प्रोजेक्ट के बाद वे हमेशा के लिए अपनी ही जमीन से विस्थापित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ दर्द की असली वजह ये निवेश या केबल कार नहीं है, बल्कि वो टाइमिंग है। आप सही कह रहे हैं। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ लोग इतने गहरे मानसिक आघात में हैं, उनके पास रोजी रोटी नहीं है, और दूसरी तरफ उनसे कहा जा रहा है कि देखिए हम आपके लिए एक शानदार केबल कार बना रहे हैं। बिल्कुल। जब इंसान ट्रॉमा में होता है तब ऊपर से थोपा गया विकास उसे सशक्त नहीं करता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे बेदखल किया जा रहा है। वाकई? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि ये संकट मशीन बनाम इंसान का नहीं है। मुद्दा ये है कि ये विकास किस मानसिक अवस्था में हो रहा है। प्रशासन शायद सिर्फ डेटा देख रहा है। हाँ, प्रशासन एक्सेल शीट पर डेटा देखकर नीतियां बना रहा है, लेकिन जमीन पर वो इंसान सांस ले रहा है जो बुरी तरह डरा हुआ है। जब लोगों के पास कोई आर्थिक सुरक्षा ही नहीं होती तो कोई भी बड़ा बदलाव उन्हें एक हमले की तरह लगता है। सही कहा। ये विकास के आधुनिक मॉडल और जमीनी हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा अलगाव है। और ये अलगाव सिर्फ अर्थव्यवस्था या विकास के मॉडल तक सीमित नहीं है। अगर हम इस लेख में थोड़ा आगे बढ़ें तो पता चलता है कि जमीनी स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक जबरदस्त बदलाव आया है। आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा के नाम पर एक ऐसा सख्त नियंत्रण लागू हो गया है जो पहले कभी नहीं था। मतलब पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया गया है। जी हाँ, सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले क्या होता था,
सुरक्षाकर्मी सड़कों पर पैदल गश्त करते थे, जिसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं। उसमें एक मानवीय तत्व होता था। बिल्कुल, वो स्थानीय लोगों से मिलते थे और बातचीत होती थी, एक तरह का कनेक्ट होता था। लेकिन अब उसकी जगह एक हाई टेक और अदृश्य निगरानी प्रणाली ने ले ली है। रिपोर्ट में फेशियल रिकग्निशन का जिक्र है ना? जी, लेख बताता है कि पहलगाम के प्रवेश बिंदुओं पर अब एआई आधारित फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक लागू कर दी गई है। सिर्फ कैमरे ही नहीं, लोगों की पहचान का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया है। जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उनके जो पारंपरिक आईडी कार्ड थे उन्हें रद्द किया जा रहा है। हाँ, और उनकी जगह उन्हें नए डिजिटल आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें क्यूआर कोड लगा है। पुलिस की गहरी जांच के बाद ही वो कोड मिल रहा है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज हुई है, दंडात्मक कार्रवाई। घरों को ढाने वाली बात। जी, लेख के अनुसार प्रशासन ने हमले के बाद कई आतंकवादियों और उनके संदिग्ध सहयोगियों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया है। इस कदम ने स्थानीय आवासीय क्षेत्रों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ये एक बहुत ही सख्त नीतिगत बदलाव है। अब जरा यहाँ रुक कर सोचिए। तकनीकी रूप से देखें तो एआई और क्यूआर कोड सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचती। कागज पर तो ये एकदम परफेक्ट सिस्टम लगता है। लेकिन जरा उस इंसान की जिंदगी के बारे में सोचिए जो वहां रहता है। हर चौराहे पर एक कैमरा आपके चेहरे को स्कैन कर रहे हैं, आपके गले में क्यूआर कोड लटका है जिसे कोई भी स्कैन करके आपकी पूरी कुंडली निकाल सकता है। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी को एक संदेह के घेरे में नहीं ला देता? क्या सामान्य जीवन और इस स्तर का हाईटेक सर्विलेंस एक साथ चल सकते हैं? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखें तो प्रशासन और सुरक्षा बलों का तर्क है कि वे एक फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि बैसरन जैसी घटना दोबारा कभी ना हो। वो भी अपनी जगह सही है, उन्हें जाने बचानी है। बिल्कुल, लेकिन एक आम नागरिक के लिए जो रोज काम पर जाता है, ये सर्वेलेंस हर पल उसे ये याद दिलाता है कि वो एक वॉर जोन में है। वाकई ये लगातार याद दिलाता है कि या तो आप सुरक्षित नहीं हैं या फिर आप पर ही भरोसा नहीं किया जा रहा है। एक पुराने पहचान पत्र में आपका नाम होता है, आपकी तस्वीर होती है, एक मानवीय पहचान होती है, तो वो सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं गिरती। उसका असर तो पूरे मोहल्ले पे पड़ता होगा। हाँ, वो पूरे आवासीय क्षेत्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हिला देती है। ये बदलाव सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल का नहीं है, बल्कि ये प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण और जनता के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक है। मतलब ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है। अर्थव्यवस्था ढह गई है, विकास के नाम पर जो केबल कार आ रही हैं उससे लोग डरे हुए हैं, और सुरक्षा के नाम पर हर इंसान को एक शक की निगाह से देखा जा रहा है। एग्जैक्टली। जब इन तीनों चीजों को एक साथ मिला दें तो इसका सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। और यहीं हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे इस रिपोर्ट में सबसे मार्मिक ढंग से उठाया गया है। वो पीढ़ीगत आघात और टूटता हुआ मनोबल, जिसे हम रिजिलियंस कहते हैं। हाँ, वो सहन शक्ति कैसे दरक रही है। कश्मीर ने तो दशकों से हिंसा देखी है ना। जी, लेख में स्थानीय निवासी गुलाम नबी जैसे बुजुर्गों का जिक्र है। वो याद करते हैं कि घाटी ने 95 और 2000 के दौरान भी भयंकर हिंसा देखी थी। हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि 2025 का ये हमला कुछ अलग था। उनके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट लगता है। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। बिल्कुल। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहलगाम की वो मशहूर सहन शक्ति जो हर बड़े आघात के बाद धूल झाड़कर खड़ी हो जाती थी, वो अब सच में टूट रही है। और इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है। इंसान के दिमाग के भी दर्द सहने की एक सीमा होती है। आप एक बार उठ सकते हैं, 2 बार उठ सकते हैं, लेकिन जब हिंसा एक खत्म न होने वाला चक्र बन जाए, हाँ, और उसके साथ रोजगार भी छिन जाए, तो उम्मीद साथ छोड़ी देती है। इस लेख में मानसिक आघात का एक बहुत ही विशिष्ट और दर्दनाक उदाहरण है गुलाम नबी के बेटे का, जो पेशे से एक फोटोग्राफर हैं। वो उदाहरण सच में दिल दहला देने वाला है। ये बात मुझे बहुत गहराई तक चुभी। वो फोटोग्राफर उस दिन बैसरन के मैदान में था। उसने उस पूरे नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। और आज 1 साल बीत जाने के बाद भी वो उन डरावनी यादों से इतना ग्रसित है कि वो दोबारा उस बैसरन के मैदान में जाने से ही इनकार करता है। ये ट्रॉमा का सबसे भयानक रूप है। जरा सोचिए इस बात को। एक फोटोग्राफर का काम क्या होता है? खूबसूरती को खोजना और उसे कैमरे में कैद करना। लेकिन वही इंसान आज अपनी ही जमीन के सबसे खूबसूरत हिस्से में जाने से खौफ खाता है। ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे जोड़ता है। जब किसी बेहद शांत और खूबसूरत जगह पर अचानक कोई भयानक हिंसा होती है, तो दिमाग उस जगह की खूबसूरती को उस खौफनाक याद के साथ हमेशा के लिए जोड़ देता है। बिल्कुल।
एक अंधेरी गली डरावनी होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन जब खिली हुई धूप और हरी घास वाला मैदान खून से सन जाए तो वो हमारे दिमाग की सुरक्षा की परिभाषा को ही तोड़ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इस आतंकवाद का सबसे गहरा असर सिर्फ अर्थव्यवस्था के ग्राफ या मौतों के आंकड़ों में नहीं नापा जा सकता। बिल्कुल नहीं। उसका असली असर उस आम इंसान के जहन में होता है जो अपने ही घर में एक अजनबी और डरावा इंसान बन जाता है। और शायद यही वजह है कि वहां के स्थानीय नेता इस पूरी स्थिति को एक अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। आप पीडीपी नेता नईम अख्तर के तर्क की बात कर रहे हैं। हाँ, लेख में उनका एक बयान है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो राजनीति से परे एक सामाजिक नजरिया पेश करते हैं। जी, नईम अख्तर का तर्क बहुत साफ है। उनका मानना है कि पहलगाम का अत्यधिक सैन्यीकरण करना और हर जगह कैमरे लगाना असल में दुश्मन के हाथों में खेलने जैसा है। ये बहुत बड़ी बात है। दुश्मन के हाथों में खेलना मतलब आतंकवादी तो यही चाहते थे कि सामान्य जीवन ठप हो जाए। बिल्कुल, उनका पॉइंट यही है। अख्तर का तर्क ये है कि उग्रवाद या आतंकवाद का सबसे अच्छा जवाब भारी सुरक्षा या हाईटेक सर्वेलेंस नहीं है। तो उनके हिसाब से सबसे अच्छा जवाब क्या है? उनके हिसाब से सबसे अच्छा जवाब है एक सामान्य, चलती फिरती और फलती फूलती अर्थव्यवस्था। उनका मानना है कि जब बाजार खुले होते हैं, लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो समाज में एक तरह की स्थिरता अपने आप आ जाती है। मतलब एक व्यस्त इंसान और एक भरा हुआ बाजार आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल होते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तरफ प्रशासन का मॉडल है, वो मानते हैं कि पहले सुरक्षा जरूरी है, एआई कैमरे लगाओ, सख्त नियंत्रण रखो और केबल कार जैसा बुनियादी ढांचा लाओ। और दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं और निवासियों की आर्थिक चिंताएं हैं। उनका मानना है कि मानवीय तत्व और मनोवैज्ञानिक शांति सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों ही पक्ष अपनी जगह एक मजबूत तर्क रख रहे हैं। प्रशासन के कंधों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें हर हाल में एक और हमला होने से रोकना है। लेकिन साथ ही उस फोटोग्राफर या उस टट्टू वाले का डर भी 100% जायज है। वो सोच रहे हैं कि जिंदा बचने की इस जद्दोजहद में वे अपनी पहचान और अपना रोजगार तो नहीं खो देंगे। और यही वो कश्मकश है जिसने पहलगाम को आज इस चौराहे पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ 120 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और दूसरी तरफ एक युवा अपने ही घर के पास वाले मैदान में जाने से कांपता है। तो इस सबका असल मायने में क्या अर्थ है? इस पूरी रिपोर्ट के अंत में पत्रकार पीरजादा आशिक ने स्रोत में एक बहुत ही गहरे वाक्य का इस्तेमाल किया है। पेन इन द स्टिलनेस। जी हाँ, स्थिरता में दर्द। ये वाक्य अपने आप में पूरी कहानी समेटे हुए हैं। अगर कोई आज पहलगाम जाएगा तो पहाड़ आज भी वहीं खड़े हैं। देवदार के ऊंचे पेड़ आज भी हवा में उसी तरह झूम रहे हैं। पहलगाम का जो भौतिक ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन एक सुरक्षित अभयारण्य या पनाहगाह के रूप में इसकी जो पहचान थी और वहां के लोगों की जो आत्मा थी, उसे बहुत गहरी चोट पहुंची है। बिल्कुल, वो शांति जो कभी लोगों को सुकून देती थी, अब वो एक खामोश डर में बदल गई है। और शायद यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? यदि किसी जगह की प्राकृतिक सुंदरता पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उस पर दुनिया की सबसे बेहतरीन पहरेदारी हो, लेकिन उसे असल में जीवंत बनाने वाले लोगों की आजीविका, उनकी आत्मीयता और उनके मन की शांति हमेशा के लिए छिन जाए, तो क्या वो जगह कभी दोबारा वैसी बन सकती है जैसी वो पहले थी, या फिर कुछ अदृश्य घाव हमेशा के लिए उस जगह के भूगोल का ही हिस्सा बन जाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस जमीनी हकीकत की परतों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत